हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 7th स्टैंडर्ड के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए शॉर्टकट रिवीजन सीरीज यानी SCR सीरीज की लॉन्च की थी और उसमें हम आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करवा रहे हैं। तो हमने लेक्चर बाय लेक्चर्स भी रिवाइज करवा दिया है, पूरा सिलेबस बहुत पहले ही कंप्लीट कर दिया और अभी से हमने डिसाइड किया है कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसे वीडियोस डाला जाएगा जो आप लोगों के लिए एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने के लिए हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुन लो सभी लोग कि जिन के भी 7th स्टैंडर्ड के अगर वो स्टूडेंट्स थे और जिनके भी एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं यानी 7th स्टैंडर्ड का फाइनल एग्जाम हो चुका है, तो आप 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स 8th स्टैंडर्ड की पढ़ाई जो है इसकी शुरुआत कर दो। ऑलरेडी जो हमारे चैनल है उस पे 8th स्टैंडर्ड के जितने भी चैप्टर्स है, साइंस के, मैथ्स के, SST के, हर एक के लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। तो आप अच्छे से शुरुआत कर दो, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ोगे, एक एक लेक्चर भी रोज देखोगे तो भी आपका वैकेशंस में काफी ज्यादा पढ़ के हो जाएगा और आप लोगों से, बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे। ठीक है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम 7th स्टैंडर्ड के हैं, फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो तैयार हो जाओ। आज क्या पढ़ने वाले हैं? ऑल इंपॉर्टेंट फिलअप्स, जितने भी आपके टेक्सचुअल फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है ना, एक्सरसाइज के, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं और उसके आंसर विद एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाला हूं और इससे आपका बहुत सारा कंसेप्ट भी साथ में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले जो हमारा रेगुलर लेक्चर वीडियो से 7th स्टैंडर्ड का, चाहे 8th स्टैंडर्ड का हो, 9th का हो, 10th का हो, हर एक चीज ऑल चैप्टर वाइज वीडियो जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है। प्लीज आप सर्च कर सकते हो, हमारा प्लेलिस्ट अप टू डेट है, आप जाके पढ़ाई करते रह सकते हो। और यहाँ पे जो हमारा आईडी है इंस्टाग्राम का @rahuljain23, यहाँ पे मुझे फॉलो जरूर से करना, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। कोई एक प्लेटफॉर्म को यूज करो, बहुत ज्यादा यूज मत करो, ठीक है ना, फालतू काम के लिए यूज मत करो। लेकिन अगर जेन्युइनली आप मुझे फॉलो कर सकते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट ए वेरी गुड आइडिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, हम क्या क्या चीजें लॉन्च करने वाले हैं, या फिर मेरी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हो, कुछ बातें शेयर करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, चैट करना चाहते हो, तो यहाँ पे कर सकते हो। तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और यहाँ पे टेलीग्राम का ग्रुप का है, जरूर से ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम ग्रुप JR ट्यूटोरियल्स का। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये है हमारा चैप्टर नंबर 11 की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं यहाँ से, जो हमारा पार्ट 2 है। यानी कि जैसे कि आप जानते हो कि साइंस में फर्स्ट से लेकर 10th तक जो है पहले सेमेस्टर में आया होगा। ये आपका सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस मेनली जो हमने 2-3 स्कूल्स के बच्चों से पता किया है कि आपको 11 से लेके, मतलब चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर 20 तक के चैप्टर्स ज्यादातर पूछे जाएंगे, तो वो हम लोग फोकस कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है सबसे पहले आप देखोगे तो ऑर्गेनेल कॉल्ड द डैश इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली, मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो आपको बता दूं, जब ये चैप्टर हमने पढ़ाया था रेगुलर लेक्चर्स में, तो हमने आपको एक बताया था कि प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में वो चीज प्रेजेंट नहीं होता है। तो कौन सा ऑर्गेनल है? वो है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, याद रख लो, मैं आंसर भी आपको लिखा के दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोटबुक में नोट डाउन भी करते जाना। ठीक है, और इसका जो PDF है वो कोशिश करूंगा मैं टेलीग्राम पे डालने की। ठीक है, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना जाके। अब देखो नेक्स्ट, गार्बेज इज कन्वर्टेड इनटू डैश बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो गार्बेज है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो वो कन्वर्ट हो जाता है कंपोस्ट में। ठीक है ना, एक तरीके का फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइजर नहीं बोल सकते लेकिन एक खाद बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो कचरा जो होता है, गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा जो होता है, उसको हम लोग कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से। नेक्स्ट है इन द सेल फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ डैश, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो किसके हेल्प से होता है? तो आपको मैंने बताया अभी अभी कि प्लांट में एक ऐसा ऑर्गेनल प्रेजेंट है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, और यही क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है एंड उसी के वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो यानी कि इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। आप आंसर बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज नेसेसरी फॉर द स्टडी ऑफ डैश, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी किसकी स्टडी करने के लिए? तो हम आपको बता दें, सेल्स जो होते हैं काफी छोटे होते हैं, वो हम लोग अपने नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी बहुत मुश्किल है देखना, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेल्स। याद रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप बात करो जो कि है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम डैश। यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए, स्टमक आएगा कि माउथ आएगा? तो मैं बता दूं यार, सबसे पहले आप खाना कहाँ खाते हो? माउथ से खाते हो, तो आपका माउथ से ही आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसकी शुरुआत होती है, क्योंकि माउथ में आप चबाते हो दांत की हेल्प से, और आपका जो सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो हार्ड फूड होता है, जो चबा चबा के आप उसको क्या करते हो? नरम बना देते हो, ताकि आपका वो इसोफेगस के थ्रू क्या हो जाए? अंदर चले जाए स्टमक के अंदर, और स्टमक में बाकी का डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो एक्चुअल में इसका आंसर आ जाएगा माउथ। कहां से शुरू होता है डाइजेशन? माउथ से शुरू होता है, याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट है आईलिड्स हैव डैश मसल्स। आईलिड्स जो होते हैं हमारे, ठीक है ना, ये जो आंखों की जो ये लीड होते हैं ना, ये किससे बने हुए हैं? ठीक है, तो आईलिड्स जो होते हैं ना, ये बने होते हैं
वॉलेंट्री यानी कि जो हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि देखो, मैं आंखें बंद चालू कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं अपने आप से कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि वॉलेंट्री का मतलब वही होता है जिसको हम लोग खुद से कंट्रोल कर सके। इनवॉलेंट्री मतलब जो हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, यानी कि दिल का धड़कना, किडनी का फिल्ट्रेशन करना, ठीक है ना, लंग्स को ऑक्सीजन लेना, ये खुद से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वो इनवॉलेंट्री मसल्स है। लेकिन जो खुद से कंट्रोल कर पाएंगे वो वॉलेंट्री मसल्स है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे, डैश इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। हमारा मस्कुलर सिस्टम क्या नहीं करता है, तो वो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन नहीं करता, तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, मसल्स ऑफ द हार्ट आर डैश। कौन सा मसल्स होता है हार्ट में, हमारे दिल में कौन सा मसल्स होता है? ऑर्डिनरी मसल होता है क्या? नहीं, ऑर्डिनरी मसल नहीं होता है, कार्डियक मसल्स होता है, याद रख लेना। कौन सा मसल होता है? कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट है, पुशिंग फॉरवर्ड द फूड दैट हैज बीन चीव्ड इज द फंक्शन ऑफ डैश। यानी कि जो खाना एक बार चबा लिया गया, उसके बाद उसको कौन आगे भेजता है? स्टमक आगे भेजता है कि ईसोफेगस? ईसोफेगस अभी अभी बताया ना मैंने, हम जब चबा लेते हैं खाने को तो हमारा जो ईसोफेगस है इसके जस्ट पीछे रहता है, ये ट्रेकिया है, विंड पाइप है, इसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है और वो आगे की तरफ ढकेलता है खाने को ताकि वो स्टमक में जा सके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ईसोफेगस। क्लियर है, ईसोफेगस इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जो कि है द सब्सटेंस दैट हेल्प्स वाटर टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड डैश। यानी कौन सा ऐसा चीज है जो पानी के साथ मिल जाए तो वो गंदगी को निकाल देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर समझ लो हमारे कपड़े में गंदगी लग गई तो हम पानी के साथ क्या मिलाते हैं? हम मिलाते हैं दोस्तों उसके अंदर डिटर्जेंट, सर्फ मिलाते हैं ना, सर्फ। तो सर्फ तो एक कंपनी का नाम है, सर्फ एक्सेल वगैरह होते हैं, लेकिन हम एक्चुअल में वो क्या मिला रहे होते हैं? डिटर्जेंट पाउडर मिला रहे होते हैं, और उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो डर्ट को खत्म कर देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो कि अगला टाइप का हमारा क्वेश्चन है, फ्लोराइड इज यूज इन टूथपेस्ट टू प्रिवेंट। फ्लोराइड टूथपेस्ट में क्यों डाला जाता है? क्या बचाता है? ये बचाता है टूथ डीके, यानी दांतों को सड़ने से बचाता है। जैसे कि आप जानते हो अलग अलग जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं उसमें अलग अलग केमिकल्स होते हैं, खासकर फ्लोराइड नाम का केमिकल हर टूथपेस्ट में आपको देखने मिल जाएंगे। इंग्रेडिएंट्स को आप रीड करोगे तो आपको दिखेगा फ्लोराइड जो है हर एक टूथपेस्ट में प्रेजेंट होता है। तो वो हमारे दांतों को सड़ने से बचाता है, टूथ डीके होने से बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सोप इज ए सॉल्ट ऑफ डैश एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको बता दो, सोप जो होता है फैटी एसिड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्ट होता है, फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन बी यूज इन डैश वाटर। सिंथेटिक डिटर्जेंट जो है हम लोग हार्ड वाटर में भी मिला सकते हैं। आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर मतलब पीने का पानी, हार्ड वाटर मतलब जो बोरिंग का होता है ना पानी, वो हार्ड वाटर होता है। तो उसमें अगर डिटर्जेंट मिलाओगे सिंथेटिक वाला तो भी वो उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़े धोने के लिए। तो हार्ड वाटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पांचवा यहाँ पे, फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस डैश सीमेंट इज द मोस्टली कॉमनली यूज सीमेंट। कौन सा सीमेंट सबसे ज्यादा यूज होता है? तो आपको बता दो, पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है, पोर्टलैंड सीमेंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सीमेंट फॉर ऑल द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जो कि हमारा अगला चैप्टर है, जिसका नाम है यहाँ पे, व्हेन द बीम्स फ्रॉम द हेडलाइट्स ऑफ ए कार। आप जैसे कि कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, आपने देखा होगा कि कार के जो हेडलाइट है उसका जो लाइट होता है वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, नाइट के ऊपर, तो उसकी वजह से शैडो क्रिएट होता है। वो शैडो को क्या बोलते हैं? तो जैसे मैंने आपको सोलर एक्लिप्स का बताया था, लूनर एक्लिप्स का बताया था, तो लूनर एक्लिप्स में भी यही होता है। तो एक्चुअल में जो शैडो निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं अम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा। और ये पूरा कंसेप्ट, अम्ब्रा क्या होता है, पेनुम्ब्रा क्या होता है, ये हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो में हमने पढ़ाया हुआ है इस चैप्टर का, जाके पढ़ लेना अच्छी तरीके से। तो अम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ड्यूरिंग ए ल्यूनर एक्लिप्स द शैडो ऑफ डैश फॉल्स ऑन द डैश। यानी कि यार देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, ये बहुत अच्छी तरीके से पूछा भी जा सकता है। लूनर एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? लूनर एक्लिप्स का मतलब होता है दोस्तों चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण होता है ना, मून के ऊपर शैडो आता है, तो चंद्र ग्रहण होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, लूनर एक्लिप्स के दौरान, ठीक है ना, लूनर एक्लिप्स के दौरान जो पृथ्वी का जो ये होता है शैडो होता है, अर्थ का जो शैडो होता है वो मून के ऊपर फॉल होता है, याद रखना। और इसके वजह से जो पृथ्वी की परछाई है वो मून के ऊपर आ जाती है, तो मून क्या हो जाता है, ढक जाता है पूरा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रहण लग गया, यानी चंद्र ग्रहण लग गया, तो उसको बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। पूरा कंसेप्ट समझाया हुआ है इस चैप्टर का, अच्छे से जाके पढ़ाई कर लेना अगर आपने नहीं देखा होगा तो। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स, अब सोलर एक्लिप्स क्या आ गया, सूर्य ग्रहण। तो सोलर एक्लिप्स में कौन सा शैडो किसके ऊपर पड़ता है? तो आपको बता दो, सोलर एक्लिप्स में उल्टा होता है। सोलर एक्लिप्स में मून का जो शैडो होता है वो पृथ्वी के ऊपर पड़ता है, अर्थ के ऊपर पड़ता है। इसके वजह से हमारा जो सन है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है, मतलब या फिर ढक जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि पूरा सन गायब हो गया। क्लियर है, याद रहेगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, डी क्वेश्चन क्या बोला है? डी क्वेश्चन में वेरियस शेड्स ऑफ कलर आर सीन इन द स्काई एट सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू डैश।
मतलब हमें जब सन उगता है, सूरज उदय होता है या फिर सनसेट होता है, जब सूरज डूबता है तो हमें बहुत रंग बिरंगा कलर का आसमान दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द सनलाइट। जो रंग होता है, जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो सनलाइट होता है उसमें 7 कलर होते हैं, लेकिन सातों कलर हमें रेनबो में ही दिखाई देते हैं। लेकिन जो सुबह का टाइम होता है, सनराइज का और सनसेट का टाइम होता है, जिसमें कुछ कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर थोड़ा सा स्कैटर हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट की वजह से रंग बिरंगा हमें आसमान जो है, कलरफुल आसमान दिखाई देता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे। याद रहेगा, इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो, याद कर लो। अब देखते हैं अगला कौन सा है यहाँ पे। नेक्स्ट है साउंड चैप्टर में से, जो कि आपको हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इसका शॉर्टकट रिवीजन भी पढ़ाया था। तो क्या बोल रहा है, साउंड इज जनरेटेड बाय द रिदमिक डैश ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि जब भी साउंड निकलता है, इसका मतलब कहां से निकलता है, अगर किधर पे भी वाइब्रेशन हो रहा होगा तो। जब तक कोई भी चीज का वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक कोई भी साउंड नहीं निकलेगा। तो इसका आंसर है रिदमिक वाइब्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डैश। आपको बताया था मैं, फ्रीक्वेंसी जो होता है साउंड का, उसको मेजर्ड किया जाता है हर्ज, HERTZ, हर्ज में, और इसका शॉर्टकट तरीका है HZ। हर्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है, इफ डैश ऑफ साउंड इज डिक्रीज इट्स लाउडनेस ऑल्सो डिक्रीज। मतलब अगर हमें साउंड का जो लाउडनेस है, अगर उसको डिक्रीज करना है तो हमें क्या, साउंड का क्या डिक्रीज करना पड़ेगा, तो साउंड का हमें एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब है एम्पलीट्यूड। तो मैंने आपको बताया था, एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा लाउडनेस ऑफ द साउंड, जितना कम एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा लोनेस ऑफ द साउंड। तो यहाँ पे आ जाएगा इफ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज डिक्रीज, तो लाउडनेस भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मीडियम इज नेसेसरी फॉर डैश ऑफ साउंड, मतलब कोई भी साउंड को आगे बढ़ने के लिए, यानी प्रोपैगेट करने के लिए, ठीक है ना, प्रोपैगेशन, यानी कि कोई भी साउंड का प्रोपैगेशन होने के लिए, साउंड को आगे बढ़ने के लिए एक मीडियम की जरूरत है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। अगर कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि वैक्यूम है, स्पेस है, कोई मीडियम ही नहीं है, तो साउंड नहीं सुनाई देगा। ये चीज ध्यान में रखना, मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। क्लियर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट, और उम्मीद करता हूं ये आखिरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोलता है, सेकंड लास्ट, द अलॉयज कॉल्ड डैश एंड डैश आर यूज्ड फॉर मेकिंग इंडस्ट्रियल मैग्नेट। हमेशा याद रखना, इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स का जब भी जिक्र होगा तो दो चीज का, दो एलॉयज का नाम याद रखना। एक का नाम है दोस्तों एल्कीनो, क्या नाम है, एल्कीनो, और दूसरा है निपर मैग। ठीक है ना, NIPERMAG। एल्कीनो और निपर मैग जो नाम के एलॉयस है, इसका इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े हैवी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बनाने के लिए। याद रहेगा। ठीक है, अगला यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जब मैग्नेटिक फील्ड कैन पास थ्रू डैश एंड डैश। मैग्नेटिक फील्ड किसके थ्रू पास हो सकते हैं, पेपर, कार्डबोर्ड, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो मेनली। ठीक है, पेपर एंड कार्डबोर्ड, इसके थ्रू पास हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, पेपर, कार्डबोर्ड, वाटर भी आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द लाइंस ऑफ डैश। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं, इसका जो इंटेंसिटी होता है वो किसके लाइंस के द्वारा पता लगाया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, तो वो मैग्नेटिक लाइंस जो है दोस्तों, इट इज लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फोर्स। लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का जो लाइन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली बताया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द रियल टेस्ट ऑफ ए मैग्नेट। रियल टेस्ट क्या होता है, रिपल्सन। जैसे कि आप जानते हो मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, लेकिन अपोजिट साइड रहेगा तो ही अट्रैक्ट करेगा। सेम साइड रहेगा, नॉर्थ नॉर्थ रहेगा या फिर साउथ साउथ रहेगा, तो क्या होता है, रिपल्सन होता है, यानी एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रिपल्शन। याद रहेगा। अब चलते हैं हमारे आखिरी चैप्टर, जिसका नाम है यहाँ पे, व्हेन सीन फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस द स्काई सीम्स टू बी टचिंग द ग्राउंड अलोंग ए सर्कल। मतलब जैसे कि आप जानते हो कि हम दूर आसमान को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आसमान एक बार खत्म हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से पूरा जो पृथ्वी है हमारा वो यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। तो वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग हॉरिजॉन बोलते हैं। मैंने पढ़ाया हुआ है दोस्तों ये चीज, लास्ट चैप्टर आपका, तो जाके देख लेना, हॉरिजॉन बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, द डैश इज यूज्ड व्हाइल डिफाइनिंग द ज़ोडिएक साइंस। मतलब क्या इस्तेमाल किया जाता है ज़ोडिएक साइंस को बताने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्लिप्टिक। ठीक है ना, एक्लिप्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक्लिप्टिक, एक्लिप्टिक इज द आंसर। एक्लिप्टिक इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द ज़ोडिएक साइन। ओके, नेक्स्ट वन, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सीजंस, वन सीजन विल हैव डैश नक्षत्र। तो मैंने आपको बताया था नक्षत्र की जब भी बात आएगी तो टोटल कितने नक्षत्र है, 9 नक्षत्र है, याद रखना। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे वीडियो जो कि है, द राइजिंग ऑफ द सन इन द ईस्ट एंड द सेटिंग इन द वेस्ट इज द डैश मोशन ऑफ द सन। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है वो होता है अपेरेंट मोशन। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है दोस्तों, अपेरेंट मोशन सन का। जैसे हमारा पृथ्वी जो होता है ना, वो वेस्ट से लेके ईस्ट घूमता है,
और सन वही का वही है, इसीलिए हमें सन दिखाई देता है कि वो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, एंड दैट मोशन इज नथिंग बट द अपरेंट मोशन ऑफ द सन। याद रखना। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे पूरे के पूरे आपके साइंस में, जो आपके फाइनल एग्जाम्स में आ सकते हैं 7th स्टैंडर्ड के लिए, तो हमने ये करा दिया। बस इसको आप वीडियो को देखो, एक एक करके फिल इन द ब्लैंक्स को याद कर लो। अच्छे तरीके से कंसेप्ट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है साथ में, तो आपको समझ में आ जाएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी जानकारी के लिए, कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो जो हमने पढ़ाए हुए हैं हर चैप्टर के, उसको देखते रहो। एससीआर वीडियो जितने पढ़ाए हैं उसको भी देखते रहो, और अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर करके अच्छे से मार्क्स एग्जाम में लेकर आना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके दोस्तों शेयर कर देना। ठीक है, और अगर फर्स्ट टाइम आया हो हमारे चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाजू में बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि नोटिफिकेशन वीडियोस की आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।